अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट, प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज 3 कानूनी और आइनी मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि कल हमने खबर सुनी कि जनरल फैज़ हमीद को जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। एक मिलिट्री ट्रायल था। मिलिट्री ट्रायल होता क्या है? क्या इसके अंदर जो मुल्ज़मान होते हैं उनको लॉयर्स अलाउड किए जाते हैं? क्या उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाता है? ये जो साबिक जनरल से कैद बामुशक्कत कैसे कटवाई जाएगी? क्या इसकी कोई अपील मौजूद है? क्या ये मामला जो है वो सिर्फ मिलिट्री ऑफिशियल तक महदूद रहेगा या इसके अंदर कुछ जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको भी लाया जा सकता है? जो बात अभी गर्दिश कर रही है और जो बात ज़ेर बहस में रहेगी वो ये भी है। इन तमाम पहलुओं पे हमने बात करनी है। दूसरा हम बात करेंगे कि ईमान मिज़ारी केस के अंदर पेशरफ्त हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हें एक अच्छा रिलीफ मिला है। ये केस है क्या? मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या था और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में क्यों कराया और क्या बात को भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा ये कि कल पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी का सबसे बड़ा इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है पाकिस्तान बार कौंसिल का। ये रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि वफाकी सतह पर जो हमारे लॉयर कम्युनिटी है उनको रेगुलेट करती है। इसका क्या जो है वो मैंडेट होता है, कितना इम्पोर्टेंट है ये इलेक्शन और इसके अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं और किस तरह से जो है वो हमारी जो मुल्क के अंदर सियासत है उस पर भी ये इलेक्शन असरअंदाज होते हैं। इस पहलू को भी ज़ेर बहस लाएंगे। मेहमानों को मैं तारुफ करवाता चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे नुमान कैसर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आइनी माहिर हैं, कानूनी माहिर हैं। आप इनको पहले भी मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। अच्छा और एक गहरा तजिया करते हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ में ज्वाइन करेंगे दिल नवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक जाना माना नाम है। उन्होंने भी बेशुमार पटिशन फाइल की हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। उनके भी तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे और देखेंगे कि तीनों मौज़ूआत के बारे में वो क्या कहते हैं। मोहम्मद अली भट्ट साहब, कंपैरेटिवली यंग लॉयर, मेरे तीसरे मेहमान हैं। वो भी जो है आजकल हमें हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हुए रिगरसली दिखाई देते हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो अपने तजर्बात को और इन मौज़ूआत को किस तरह से देखते हैं। मैं वो शुक्रिया करूँगा तीनों मेहमानों का और मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा आपसे। जो है वो नुमान, आपने खबर सुनी, किस तरह से देखती हैं इन चीज़ों को? देखिए, इसका पूरा सियाक़ो सबाक देखना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट उसके बारे में कहा जाता है कि उसको डीथ्रोन किया गया और उससे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब और जो सियासी जमात यानी कि पीटीआई जिस तरह उनके साथ एक गठजोड़ कहा जाता है और उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो कि ज़बान ज़दे आम उस वक्त भी थी और उनकी रिटायरमेंट के बाद भी थी कि किस तरीके से वो एस्पायर कर रहे थे कि वो नेक्स्ट आर्मी चीफ बनना चाहिए उनको। तो ये एक जो चार्जेस हैं 4 बुनियादी, उनमें से एक बुनियादी चार्ज तो उनके अगेंस्ट ये था। ठीक। सेकंड, दूसरा चार्ज जो है वो वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। वो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट एलिगेशंस क्या थी। हो सकता है कि मेरे दोस्त जो कोलीग्स बैठे हैं उसमें क्लैरिटी दे दें। तीसरी और चौथी एलिगेशन थी वो जो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला था कि जिसमें टॉप सिटी के ऑनर जो कंवर मोइज खान, गालिबन उनका नाम जो मेरे जहन में पड़ता है, उनके घर में 2017 में रेड किया जाता है और उनसे पैसे हथियाए जाते हैं। तो उससे मुतल्लिका मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन जी। तो ये 4 चार्जेस के इल्जामात जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ लगाए गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी चहमगोइयां थी कि इस ट्रायल के आगाज करने का मकसद है कि जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जब का ये इल्जामात लगाए जाते हैं, बल्कि इल्जामात तो ये भी थे कि जब ये आर्मी चीफ थे और उसके बाद पेशावर के कोर कमांडर भी हो चुके थे, तो तब भी वो पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें हिस्सा लेते रहे और पोस्ट रिटायरमेंट भी इन पे इल्जाम था कि वो एक्टिविटीज कंटिन्यू करते रहे। सो इन सारे मामलात को देख के तो जब चहमगोइयां थी, जब अगस्त 2024 में फैज हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया मिलिट्री अथॉरिटीज ने, तो उस वक्त चहमगोइयां थी कि असल टारगेट साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है जी। तो ये बहरहाल अभी तो जो को अक्यूज भी थे जनरल फैज हमीद साहब के साथ, उनके बारे में भी फैसले में कोई जिक्र नहीं है कि जो चारों चार्जेस मैंने आपके सामने बताए हैं कि इनमें को अक्यूज का क्या किरदार था या इनको क्या सजा दी। तो ये सारा प्रोसीजर। तो नुमान में थोड़ा सा सवाल ले लीजिएगा, ये पॉलिटिकल जो इनकी है इंटरवेंशन वो ज़्यादा आता है मामला और उसको 9 मई से जोड़ा जाता है। क्या ये
उसके अंदर भी एविडेंस आई होगी, क्योंकि ये सामने तो आता नहीं है फैसला। देखिए, ये जो स्पेसिफिक ये 4 चार्जेस बताए गए हैं, देखिए मैं जो हमारा सिविलियन लॉ जिसे हम कहते हैं उसके तनाजुर में अगर मैं देखूं तो ये जो चारों चार्जेस मैंने बोले हैं, ऑन द फेस ऑफ इट दे आर एम्बिगुअस। ठीक है, आपने एक एक चीज की डिटेल देनी होती है, कोई स्पेसिफिक बात बतानी होती है। आई एम श्योर ये चार्जेस के अंदर बातें लिखी होंगी, लेकिन जो हमारे सामने हमें मुताला करने का मौका मिला है उसमें 4 हेडिंग्स ही का जिक्र किया जा रहा है। ठीक ठीक। सो उस तनाजुर में जजमेंट ये जो अभी आई है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की, वो ये कहती है कि जो इनकी 9 मई वाले वाकयात में सो कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। ठीक। तो इससे ये स्पेकुलेशन भी आती है कि इसका टारगेट भी सबका वजीर आजम इमरान खान ही है। ठीक। लेकिन जिस तरह आपने जो सवाल आपका बुनियादी है कि इस जजमेंट में उस सारे जो 9 मई के इल्जामात हैं उनके बारे में कोई ट्रायल नहीं हुआ। ट्रायल नहीं हुआ। मैं चीमा साहब की तरफ जाऊंगा और बात को आगे बढ़ाऊंगा। चीमा साहब, सवाल यही है कि कहा जा रहा है ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो पॉलिटिकल जिनके साथ जो अलेजेडली, जाहिर है उसके अंदर भी हमारे साथ जजमेंट नहीं है, हम एक प्रजम्पशन भी बात कर सकते हैं कि इसके अंदर सिविलियन का भी ट्रायल हो सकता है। उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आ चुकी है। तो ये आप समझते हैं कानूनी पेराई के अंदर चीज़ें उस तरह से बैठ जाएंगी या फिर चैलेंज हो जाएंगी? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो समझने की है कि जो प्रोसीजर होता है कोर्ट मार्शल का, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो आर्मी एक्ट के तहत किया जाता है, उसके अंदर आपने पहला सवाल किया, उसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन के पास जो सारे स्टेप्स होते हैं प्रोसिक्यूशन के, वो ड्यू प्रोसेस का एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो उसके अंदर मौजूद है। क्या ये सारे तकाजे जो हैं कानून के या जो डिज़ायर्ड तकाजे हैं पूरे करते हैं कि नहीं, एक बहुत बड़ी बहस रही है हमारे मुल्क में। लेकिन हमारी जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने हमेशा रिकग्नाइज किया है कि कोर्ट मार्शल का जो प्रोसीजर है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ड्यू प्रोसेस की वो मौजूद हैं। आपको क्रॉस एग्जामिन विटनेसेस करने का राइट होता है, आपको अपने कोर्ट मार्शल में जो ऑफिसर्स प्रिजाइड करें उनके खिलाफ जो है उसके ऑब्जेक्ट करने का इख्तियार होता है। बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दी जानी होती है, आपको चार्जेस बताए जाने होते हैं, वो सारा एक प्रोसीजर दिया हुआ है। अच्छा, अभी लॉयर्स भी कर सकते हैं। अभी इसमें मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर केस में क्या हुआ। देखिए, कानून क्या है और कानून में अमल हो रहा है या नहीं, एक अलग बात, और अगर नहीं हो रहा तो जाहिर है उसकी रेमेडीज हैं, आप उसको चैलेंज करते हैं, वो एक अलग बात है। मैं इस वक्त सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि कानून जो है, आर्मी एक्ट का जो है, उसके तकाजे जो हैं ड्यू प्रोसेस के, हमारे बुनियादी जो है कि इंसाफ के जो बुनियादी तकाजे हैं वो उसके अंदर जो है शिक्के मौजूद हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, आपके पास एक इंटरनल अपील होती है उसके एक्ट के ही तहत, वो जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास। ठीक। या किसी ऐसे ऑफिसर के पास जिसको वो डेजिग्नेट कर दे। अच्छा, अक्यूज कर दे या डिपार्टमेंट कर दे? कोई भी करते, जो अग्रीव्ड है वही करेगा अपील। ठीक ठीक। अब जब अपील हो गई तो फिर उसके बाद आपके पास आ गई रेमेडी मजीद जुडिशियल रिव्यू की। अब आप आर्मी एक्ट के स्ट्रक्चर में से बाहर आ गए। अभी आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करके, जिसको हम आम जुबान में रिट कहते हैं, फाइल करके पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप सिविलियन निजाम में आ गए। ठीक। फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आपके पास सुप्रीम कोर्ट में फैसले का भी अपील की गुंजाइश बाकी है। अब यहाँ पे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गया तो ये अपील उसके पास जाएगी। ठीक। तो ये भी फॉरम्स मौजूद हैं, ये इसको मजीद चैलेंज करने की भी गुंजाइश है। के बाद फिर मर्सी पिटीशन का भी राइट इसमें होता है। मर्सी पिटीशन तो आप एनी टाइम, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्योंकि इंस्टीट्यूशन के हेड है, वो एक अलग चीज है। ठीक। लेकिन वो अगर बात की, बट देखे ना, मर्सी पिटीशन तो तब रेलेवेंट होगी ना जब अपील ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास चली जाएगी। ठीक ठीक। सो दैट विल बिकम इररिलेवेंट जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना पहले माइंड उस पर अगर दे देता है, खिलाफ दे देता है और फैसला यही करता है कि ये फैसला सही हुआ है कोर्ट मार्शल का, फिर क्या गुंजाइश रह जाएगी। लेकिन जरूरी चीज इसमें बट साहब ये है कि अभी तक जो है वो फैसला जो इटसेल्फ है वो सामने नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है, फैसले आते भी हैं, उस पर लोग अपने राय भी रखते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि अल्टीमेट जो जज होता है वो टाइम होता है, हिस्ट्री है द अल्टीमेट जज। ठीक। फैसले के अंदर कंटेंट्स जो होते हैं फैसले के, वो सबसे अहम होते हैं और उसके कंटेंट्स खुद बताते हैं कि फैसले के और जो कानून जो
उसके अंदर जो सबूत है, जो शवाहिद है, वो कितने मजबूत और कितने नहीं, पढ़ने वाले को समझ आ जाती है। बिल्कुल ठीक। सो द रियल एलिमेंट व्हिच विल मैटर इज कि व्हाट इज द एक्चुअल जजमेंट। और मैं ये कहता चलूं भट्ट साहब कि जो इसमें एलिगेशंस थी, बहुत हमारे मुल्क में, हमारी हिस्टोरिकल जो क्लाइमेट हमारे कंट्री का है पॉलिटिकल, उसमें बहुत ज्यादा जाहिर है इंटरेस्टिंग भी है और ग्राउंड ब्रेकिंग है कि इतने सीनियर ऑफिसर के मुतल्लक ये एलिगेशंस एक तो रेज करना, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करवाना, फिर उस पर फैसला भी आ जाना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतने सीनियर ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटेलिजेंस सर्विसेज, उसके खिलाफ ये डिसीजन आ जाना अनप्रेसिडेंटेड है। एंड आई थिंक वही बात जो आप भी कर रहे थे, सबसे इंटरेस्टिंग, रेलेवेंट और सबसे जो आई कैचिंग चीज है वो ये है कि इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, ये बहुत बड़े इल्जाम है। बिल्कुल। और इनमें बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि क्या सबूत और क्या शवाहिद सामने आई हैं, और बिल्कुल इसमें क्यों झिझक होनी चाहिए कि अगर ये मामला हुआ है तो इसमें जितने भी लोग मुलव्वस हैं, बिल्कुल आप क्या नहीं सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक कानून के मुताबिक चलना चाहिए। मैं अली आपकी तरफ आऊँगा। जनरली आप क्रिमिनल के मैटर भी देखते हैं, कैद बामुशक्कत जो है वो आम हालात के अंदर तो यही होता है कि जनाब आप काम करवाएंगे उनसे लेबर करवाएंगे। अब ये इस लेवल के ऑफिसर वो रहे हैं फैज़ अमीर साहब, और जाहिर है उसके अंदर उन्होंने कैद बामुशक्कत भी कहा है। हम तो कैसे ये कर सकते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इनको भी उस तरह से जो है वो एक रिगरस रखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुद कंफ्यूज हूँ इस बात से कि इतने जो बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, जनरल रह चुके हैं, उनसे कौन सी मुशक्कत करा सकते हैं ये। लेकिन बहरहाल ट्रायल उनका हुआ है, सजा होती है, अब देखते हैं आगे उनसे क्या मुशक्कत कराते हैं। लेकिन भाई मैं ये बताता चलूँ कि अगर किसी ने कोई भी जुर्म किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, गवाह पेश होने चाहिए, उनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वो साबित होने चाहिए। साबित होने के बाद अगर सजा मिली है तो हमारे माशरे के लिए बहुत बेहतर है, ठीक, आने वाले नस्लों के लिए भी बेहतर है कि आने वाले जो है जनरल, उनको भी पता होगा हमने कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, माजी में किसको सजा मिली थी, किसको नहीं मिली थी, ताकि एक मिसाल कायम हो सके और हमारे मुल्क में जो इदारे इंटरफेरेंस करते हैं वो नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है ये, ताकि आने वाले वक्त में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना काम करते रहे और कोई इदारा उनमें इंटरफेरेंस ना करे, ताकि मुल्क तरक्की करे। ये बिल्कुल अच्छी बात है, ताकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, देखें हमारे वोटों से आती हैं, उनको फैसला करने का इख्तियार होना चाहिए, ना कि इदारे इंटरफेरेंस करके उनके मामला को देखें। ठीक, इनकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, उसके अलावा जो है वो इंस्टेबिलिटी का भी एलिगेशन रहा है कि जनाब 9 मई का जो मामला है उसके अंदर भी इनको उस तरह से रहा। बहरहाल एक इदारे ने अब इन्वेस्टिगेट किया है, उसकी फर्दर आएगी। मैं नुमान आपकी तरफ आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि ये जो अब सिविलियन ट्रायल है, अब कानूनी प्योरली मैं आपसे क्वेश्चन, जाहिर आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, तो सवाल ये है कि जनाब अब ये जो कार्रवाई सारी हुई है इसके अंदर हम समझते हैं कि जो आम एक सिविलियन का ट्रायल है उसके अंदर एक जो ड्यू प्रोसेस है, एक जो राइट टू गिव अ रिबटल, अपना मौक़िफ़ देने का, उसके अंदर गुंजाइश कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अ मिलिट्री ट्रायल जिसके अंदर कन्विक्शन होगी, कैन वी ड्रैग सम सिविलियन इनटू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो उन्होंने किया, या उसके अंदर जो सिविलियन का ट्रायल है उसको खींच के ला सकते हैं, क्योंकि वो बुनियाद फिर बाहर आ रहेगी, उनकी सज़ा हो चुकी है, उसकी बुनियाद के ऊपर दूसरे बंदे को सज़ा तो नहीं हुई, उसका तो अलग से ट्रायल चलेगा। देखिए, पहले जो आपने जो बात की है कि नोयत जो आपका सिविलियन ट्रायल है और मिलिट्री ट्रायल का, ये मैं इसका तकाबुल कुछ इस अंदाज से करूंगा। जो मेरे दोस्त सर्विस मैटर्स की प्रैक्टिस करते हैं, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लॉ से मुतल्लिका होता है, वो देखते हैं कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जो कि आमतौर पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, वो एक इंक्वायरी ऑफिसर बनाती है, उसको चार्ज फ्रेम करके दे देती है और अक्यूज्ड को कहती है कि इसका जवाब दे के इंक्वायरी ऑफिसर के पास चले। इंक्वायरी ऑफिसर उसका फिर ऑब्वियसली एविडेंस क्रॉस एग्जामिन सारा मौका देने के बाद वो सारा रिकॉर्ड सबमिट करता है दोबारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। ठीक, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सुनती है, सुनने के बाद फैसला करती है और फिर इसकी डिपार्टमेंटल अपील, और फिर आप सर्विस ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ठीक, मैं ये जो मिलिट्री ट्रायल है इसको मैं ज्यादा सर्विस लॉ के तरीके से समझता हूँ कि उससे कंपैरिजन ज्यादा बनता है इसका। ठीक है, इसकी नेचर क्रिमिनल है। आपका एक कन्वीनिंग अथॉरिटी होती है जो कि इस सूरत में डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन लामहला वो आर्मी चीफ ही होंगे,
ठीक है, तो चार्ज फ्रेम करते हैं, चार्ज फ्रेम जो चारों बोले, उसके बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के पास ये सारा मामला भेज दिया जाता है, जिस तरह इंक्वायरी ऑफिसर के पास जाता है। उधर वही प्रोसीजर्स सिविलियन जो इंक्वायरीज हैं उसमें भी जाके सेट असाइड होते हैं, आपकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इसी बुनियाद पे अक्सर होती हैं कि क्रॉस एग्जामिन का मौका नहीं दिया गया, जवाब प्रॉपर नहीं लिया गया, इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर नहीं की गई, और यही बातें लामहल्ला, क्योंकि ये भी डिपार्टमेंट है, वो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यही गलतियां आमतौर पे उधर की जाती हैं, और यही कभी इम्कान है कि अगर गलतियां होंगी तो यही होंगी। और उसके बाद एक कंफर्मिंग अथॉरिटी होती है अपील में जाने से पहले, जो कि इस सूरत में कन्वीनिंग अथॉरिटी ही है, और अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद किया है तो ये देखने वाली बात है कि अपील क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद सुनेंगे या दो लोग अथराइज भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे जहन में रखना। दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी और गलबन सेक्शन 58 है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, ये दो सेक्शंस हैं जो कि बुनियादी डिबेट इन पे होती रही है। पहले जब आपका इंटरिम टाइम पीरियड चल रहा था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था आपका पहला, 1953 की जो रिवोल्ट थी, आर्मी रिवोल्ट थी, उसमें भी ये सारा मामला आया था। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर FB अली, बड़ी मशहूर जजमेंट है, फरूख बख्त अली ब्रिगेडियर थे वो, उन पर इल्जाम ये था कि उन्होंने यहिया खान साहब की हुकूमत को डिथ्रोन करने की कोशिश की, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत को डिथ्रोन करने की कोशिश की गई। उस वक्त वो रिटायर हो चुके हुए थे, ठीक है, और रिटायरमेंट को सिविलियन बंदे के उससे इक्वेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके हकीम सईद 1997-98 में जब उनको शहीद किया गया, तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने इस वक्त मिलिट्री कोड बनाया, जो कि लियाकत अली की फेमस, लियाकत हुसैन की फेमस जजमेंट है, जिसपे उन पे एक वर्डिक्ट दिया गया था। इसी तरह आपकी 2014 के बाद जो APS मास्कर था जी, उसके बाद 21वीं अमेंडमेंट के तहत आपको सन क्लॉज जो उसको क्या कहते हैं, 2 साल की जो मिलिट्री ट्रायल सनसेट क्लॉज, सॉरी मेरे नाम से निकल गई बात, उधर एक क्वेश्चन रेज हुआ, वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो केस था उसमें भी क्वेश्चन रेज किया गया। और सबसे आखिर में ये हिस्ट्री देना इसलिए जरूरी है कि हमें जो आपका सवाल है उसको हम सही तरीके से एड्रेस कर सकें। बिल्कुल ठीक। सबसे आखिर में जो 9 मई वाले जो एक्यूज थे, इनका जब मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस, इनका मिलिट्री ट्रायल का जब आगाज होता है तो जस्टिस जवाद खाजा साहब और कुछ और भी हमारे मशहूर लॉयर्स वगैरह, उन्होंने इसको चैलेंज किया। एक 6 मेंबर बेंच गलबन 5-1 से जो मेरे जहन में आता है, उन्होंने मिलिट्री ट्रायल ऑफ द सिविलियन उसको कलअदम करार दिया। सेक्शन 21D और जो 54 या 58 है उसको कलअदम करार दिया। लेकिन इसी दौरान आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी आ चुका हुआ था और सब्सिक्वेंटली आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन गए, तो ये मामला अल्टीमेटली इंट्रा कोर्ट अपील में जाता है और इसको फिर रिवर्स करके कह दिया जाता है कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक जी। बस अब बात यह है कि मैंडेट तो जाहिर है उस तरह से मौजूद है और सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। अब ये जो बात चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जब एक सिविलियन का ट्रायल एक मिलिट्री कोर्ट करेगा तो क्या वहाँ पर भी लीगल माइंड जो है वो बैठते हैं, क्या उनके वो लॉयर्स या कोई जो हमारे जो है वो जूरिस्ट हैं उनसे भी कोई वो ओपिनियन लेते हैं, उनको भी कोई बेंच का हिस्सा होते हैं? बट सब उसमें ना चीज़ होती है, ट्रायल उस तरह से ओपन तो नहीं होता, लेकिन क्या पॉसिबल है कि वो भी उनसे भी जो है वो इंफॉर्मेशन या कोई उनसे जो है वो ओपिनियन लिया जाता हो? हाँ, उसका एक जैग डिपार्टमेंट का एक नुमाइंदा होता है साथ बेंच, उसके जो प्रिजाइड करते हैं ऑफिसर्स फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल के, उनके पास जो है जज एडजुकेट जनरल कहते हैं उसको, जैग डिपार्टमेंट होता है, वो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं और उनका काम ही ये होता है कि उनको एडवाइस करें और लीगल एस्पेक्ट्स पे उनको गाइड करें अगर उनको ज़रूरत है। तो अव्वल तो बहुत सारी चीज़ों का इल्म जो है डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड के ऑफिसर का, देखें ना कोर्ट मार्शल जो तश्कील दी जा रही है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, वो भी तो एक देखना होगा ना, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है तो उन्होंने देखना है किस किस को मैंने उसके अंदर करना है। हो सकता है उनके पास पहले कोई ना कोई उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत हो, फिर एक एक्सपर्ट भी, स्पेशलिस्ट भी साथ मौजूद हो जाता है। तो एक जाहिर एक निजाम, देखिए ये निजाम जो है ना ये आज तो नहीं बना हुआ, कोर्ट मार्शल करने का निजाम तो अजल से ही है ना, एटलीस्ट पाकिस्तान आर्मी एक्ट जब से है 52 से है तब से तो है, उसमें कितने कोर्ट मार्शल्स होते रहे हैं। कभी आपको एतराज हुआ है कि इसके अंदर कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे, प्रोसीजर नहीं है, ड्यू प्रोसेस नहीं है? भी है, अभी अपील भी एक तरीकेकार तो है, क्या ये बिल्कुल आइडियल है या सिविलियन सिस्टम से इक्विवेलेंट है या नहीं है, एक लेंथी डिबेट आप कर सकते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग
कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। आज तक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करता है, तभी तो हो रहा है, वरना हो ही ना सके। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। खैर, आपने वो टच की बात कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगेन ये अलग डिबेट है, इसके अंदर एक गहरी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट है, दोनों तरफ बहस है। बहरहाल ये मैं कहूंगा, जो जाहिर है जो बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का जिसने जजमेंट अपनी रेंडर की है, वो जजमेंट के अंदर भी बहुत वजन है, लेकिन द अदर साइड इज आल्सो, मतलब बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं और ये एक्सपैंड डेफिनेशंस वक्त ब वक्त से किए गए हैं। किस बेसिस पे किए गए हैं वो देखें। टेररिज्म का था मामला और उसको कॉम्बैट करने के लिए भी एक्सपैंड किया गया इसकी स्कोप को। अब एक, खैर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि आर्मी इंस्टॉलेशंस, आर्मी की जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है, अगर उससे रिलेटेड ऑफेंस करेगा सिविलियन, तब भी उसका इम्पॉसिबल होगा कोर्ट मार्शल करना, मिलिट्री ट्रायल करना या नहीं। असल बहस ये है। चोरी का जो है पर्चा अगर होता है तो वो भी फौज सुनना शुरू कर दे, एक और बात है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। बात हम ये कर रहे हैं कि फौज की इंस्टॉलेशंस, फौज के ऊपर अटैक, फौज के अंदर इंसरेक्शन क्रिएट करने की कोशिश, फौज की जो लीडरशिप है उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही हो, तो भी आप समझते हैं कि सिविलियंस जो अगर इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, उनका सिविलियन ट्रायल ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी ठीक बात है। अगर आपका ये भी व्यू है, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ बहस है इसकी। बिल्कुल ठीक है। मैं अली आपकी तरफ आऊंगा। स्पेशल काइंड ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड जब भी आपने मिलिट्री ट्रायल करना है। जैसे अगर 9 मई को एक मिसाल बना लिया जाए तो उसके अंदर कहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे सिविलियन इदारों की उस तरह से एक्सेस नहीं होती। GHQ पे हमला हुआ, दूसरी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसके ऊपर जो है वो मिलिट्री ही अपने दस्तरस रखती है, उनको ही पता है क्या इक्विपमेंट है, किसकी क्या चीज़ है। तो वो आप समझते हैं कि ये बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन है, सो के वही इदारा उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और फिर जाहिर है उसका वो ट्रायल करे, क्योंकि आर्म कोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो फंडामेंटल राइट और सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के CRPC को अप्लाई करते हैं मामला, लेकिन एक एक्सपर्टीज भी तो इन्वॉल्व होती है जिसके अंदर मिलिट्री ट्रायल फिर जाहिर है उन्होंने अपने बंदे का खुद ही करना है, वही जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या थी चीज़ें, कौन कौन सी सीक्रेट से कौन कौन सी चीज़ें थी जो शेयर की गई, किस तरह से इन्वेंशन थी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर एक इदारे के ऊपर हमला हुआ है तो उस इदारे ने ही इन्वेस्टिगेशन करनी है, और ख़ास तौर पे अगर आपकी मिलिट्री है, आपकी फौज है और एक हिसास अदारा है जिसकी कई चीज़ें तो मख्फी रखी जाती हैं, छुपाई रखी जाती हैं कि आम बंदे तक को दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उन तक ना पहुँच सके। तो लिहाजा अगर अपने ही किसी बंदे ने उनके साथ दवा किया है जो उनको लग रहा है और उसके बाद उसको साबित भी कर लिया है उन्होंने, तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन भी वो खुद ही करेंगे, उस हिसाब से सजा भी खुद ही देंगे। और जैसे मैंने सीनियर ने बात की कि बिल्कुल मिलिट्री ट्रायल पहले भी होते रहे हैं, पहले कभी आपने इसके ऊपर उंगली उठाई नहीं उठाई। अब अगर एक बंदे के ऊपर हो रहा है तो उसके ऊपर क्यों इतना वावला मचाया जा रहा है? ये बिल्कुल ठीक है, इनका इंडिविजुअल मामला है जिसको देख रहे हैं, उसके बाद इसका फैसला करेंगे। और आया अगर इन्होंने ये देखना है कि कल को कोई इस इदारे को नुकसान ना पहुंचे, देखिए फौज हमारी, मिलिट्री हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जाहिर है अगर उस पर कोई अटैक करेगा, उसको कोई कमजोर करने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, मुझे अगले मौजू की तरफ बढ़ना है और अब मैं बात करूंगा कि जो इलेक्शन चल रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के कल, उसके अंदर वोटिंग जो है वो इनडायरेक्ट होती है, यानी कि वोट जो है वो जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस की जो बार्स हैं उनके जो नुमाइंदे हमने डायरेक्ट एज ए वकला कम्युनिटी ने इलेक्ट किए होते हैं, उनको फिर आगे जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। नुमान कैसर इज द राइट पर्सन, उन्होंने इसको करीब से देखा है। नुमान, क्या देख रहे हैं आप? दो ग्रुपों के दरमियान एक मामला है, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बुनियादी दो ग्रुप हम सब वकला बरादरी के इल्म में है। जो दूसरे नाजरीन हैं उनकी मालूमात के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक है प्रोफेशनल ग्रुप जिसको हेड करते हैं हामिद खान साहब, और दूसरा है इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहा जाता था, लेकिन उसके जो रूह रवां हैं वो एहसन भून साहब और जो हमारे लॉ मिनिस्टर है आजम मजीद तारड़ साहब हैं। अब यही जो आपकी पाकिस्तान की वकला की सियासत है, इसी में ये दो जो मेन जो ग्रुप्स हैं ये मुतहर्रिक हैं। अब जहाँ तक आपने सवाल किया, पहले मैं इलेक्शन से पहले कुछ एक दो बुनियादी बातें करना चाहूँगा। दो हमारे बड़े अहम इदारे हैं इस मुल्क के अंदर। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसको कहा जाता है सेनेट, अपर हाउस,
और एक आपका स्टैट्यूटरी इदारा है जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल कहते हैं। सेनेट हमें इल्म है कि हमारी पार्लियामेंट का अपर हाउस है जो कि तमाम सूबों को रिप्रेजेंट करता है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। नेशनल असेंबली में तो रकबे के लिहाज से या कोई और पैरामीटर्स उनकी बुनियाद पे आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। उधर भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपके कौमी असेंबली के और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबरान हैं, से ये इस तरह से किया गया है मामला जी जी, उधर भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि हाईएस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वकला बरादरी की, जैसे डॉक्टर्स की पीएमडीसी होती है या इलेक्ट्रिसिटी के मामलात की नेपरा है, टीवी चैनल्स वगैरह की पैमरा है, तो इस तरह हमारी हाईएस्ट बॉडी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है। और उसके नीचे प्रोविंशियल बार काउंसिल्स होती हैं जो कि आमतौर पे हाई कोर्ट तक के जो वकला होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रेगुलेशन, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका सारा रिकॉर्ड होता है। और पाकिस्तान बार काउंसिल का ओवरऑल इंचार्ज होने के अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के वकला की डायरेक्ट रेगुलेशन करती है। अब पंजाब बार मिसाल के तौर पे पंजाब की बात करते हैं या सिंध बार है, उनके जो मेंबरान है वो पूरे सूबे से इलेक्ट होते हैं। जैसे कि पंजाब में तकरीबन 75 के करीब नुमाइंदे हैं, पूरे पंजाब से वो इलेक्ट होते हैं। अब ये है वो इलेक्टोरल कॉलेज जिन्होंने जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 11 मेंबरान हैं पंजाब से, और टोटल गालिबन 25 हैं पूरे पाकिस्तान में, 23 या 25 हैं। इन्होंने इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू, जिस तरह सेनेट के लोग इनडायरेक्ट वोटिंग से आते हैं, इन्होंने इनडायरेक्ट वोटिंग करके अपने जो 23 मेंबरान है या 25 मेंबरान है उनको चूज करना है। ठीक। सो इलेक्टोरल कॉलेज, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स, सेनेट में इलेक्टोरल कॉलेज आपकी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। जो सबसे पहला मेरा प्रॉब्लम है, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल से रेफर करते हुए बात करूंगा, इसमें जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, इससे पहले कि मैं मजीद आगे बात लेके चलूं, सेनेट की तरह इधर भी खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रहता है। अच्छा, ये एक वकील के तौर दोनों ग्रुप करते हैं। देखिए, अब ये एक फैक्चुअल कुछ चीजें हैं, मैं वो आपके सामने बाद में रखूंगा। अभी जो बुनियादी बात है कि वकला बरादरी जैसी पढ़ी लिखी बरादरी, आप सेनेटर्स के बारे में या नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के लोगों के बारे में कह सकते हैं कि वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये कम से कम LLB किए हुए लोग ये जब बिकते हैं तो इनके बिकने से सबसे पहले जो प्रोफेशनल बदनाम होता है वह वकला बरादरी ही का होता है। ठीक। दूसरा सवाल था आपका, मैं ब्लंटली विदाउट सपोर्टिंग एनी ग्रुप एट ऑल, कम से कम इस दफा स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल की जा रही हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से। ठीक ठीक, सही। जब इलेक्शन हुए, प्रोफेशनल ग्रुप बैक कैंडिडेट्स और इंडिपेंडेंट बैक ग्रुप्स ऑलमोस्ट एक ही तादाद थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर होंगे, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके बाद से जो इधर के डिक्लेयर्ड लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता उधर जाना शुरू हुए। ठीक। देखिए, सबूत तो वही दे सकते हैं जो बिके हैं इर्द गिर्द, लेकिन चमगोइयां वैसे नहीं होती। बिल्कुल, मैं चीमा साहब की तरफ ये पॉइंट लेकर चलता हूँ। चीमा साहब, आप भी जाहिर सियासत से थोड़ा बहुत आपका ताल्लुक रहा है, लेकिन वकला की सियासत जो है उसके अंदर कैसर ने जैसे एक पूरा बैकग्राउंड भी दिया जी। सवाल ये है कि वो जो कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ प्रोविंस से लड़के आए हैं, वो जाहिर है एक अपना अखराजात करके आए हैं, तो अगर वो अपना वोट जो है, जाहिर है उन्होंने, क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको अपने कॉन्शियस पे देना चाहिए वोट? क्योंकि एक रूटीन तो है इलेक्शन, पाकिस्तान बार काउंसिल का वो वोट करने जा रहे हैं और पंजाब का उन्होंने लड़ा है जो कैंडिडेट्स हैं, तो वो जाहिर है एक पूरा प्रोसीजर भुगत के आए हैं, उसके अंदर कोई भी कैंडिडेट ऐसे तो नहीं आ गया कि अखराजात करके आए। ये तो एक तो ये जो अखराजात है ना भट्ट साहब, इस पे भी थोड़ी सी नजरसानी करने की जरूरत है, हो भी रही है इस पे। जी, मैं आपके व्यू लेना चाह रहा हूँ। एफर्ट नहीं, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, एफर्ट कर भी रहे हैं लोग, बातें चलती भी रहती हैं, बट दीज एक्सपेंसेस जो हैं और जिधर तक चले गए हैं, वकला में ब्रॉडर सेंस में, वकला के इलेक्शंस के एतबार से जनरली कह रहा हूँ, वो तो बहुत ज्यादा एक्सीड कर गए हैं जो लिमिट्स थी। देखें, ये जो बार काउंसिल तो खैर चले एक फ्रेटर्निटी नहीं है, जिस तरह बार एसोसिएशंस होती हैं वो तो लॉयर्स की एक फ्रेटर्निटीज हैं, उनकी जो है एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लॉयर्स की अपनी आपस में। बार काउंसिल है वैसे डिफरेंट फुटिंग पे है, बार काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो रेगुलेटरी बॉडी है, आप पता है उसकी पावर बड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसके पास आप जानते हैं लाइसेंस इशू करने का इख्तियार होता है, लाइसेंस जब्त करने का इख्तियार होता है, उसके पास कार्रवाई करने का इख्तियार होता है। इन बॉडीज का जो असल पर्पस और असल जो उनका एम था वो तो यही है कि अपने प्रोफेशन को प्योरीफाई करें, उनको रेगुलेट करें, उनको इंश्योर करें कि जो स्टैंडर्ड्स और एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो मीट होती रहें। बहरहाल वो मामलात इस तरफ चले गए हैं, कुछ नेशनल पॉलिटिक्स भी यानी कि बार के अंदर जो है वो होना असूल यही चाहिए कि आप असूल के ऊपर वोट दें।
होना तो डॉक्टर साहब ये चाहिए कि देखिए ये तो बाहर की सियासत जो है ये तो नेशनल पॉलिटिक्स से बिल्कुल हट के सियासत होनी चाहिए, ये तो सियासत उस तरह की है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं अली की तरफ लेके जाऊँ। अली, अभी कैसे ने बात की, जब जाहिर है एक ग्रुप पावर में होता है, कोई गवर्नमेंट में भी ऐसे बूल साहब का ग्रुप है, आजम नज़ीर तारड़ साहब का है, तो इल्जाम में आते हैं जी गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन जब पीटीआई थी उस टाइम जिसका जितना बस चलता है वो करता है, या आप समझते हैं कि नहीं ये कर रहे हैं, ये ग्रुप कर? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूं कि इदारा जो है, जिस इदारे ने आपको सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है वोट के जरिए, आप उस इदारे के लिए क्या कर रहे हैं? अगर तो आपका हर काम उस इदारे की मजबूती के लिए है, तरक्की के लिए है, फिर तो आप ठीक है। लेकिन खरीदो फरोख्त जो जिसका जिक्र मेरे सीनियर ने किया, ये नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप इलेक्ट होके आए हैं तो आपने अपने इदारे के लिए और इंसाफ के लिए काम करने हैं, ना कि अपने बैल बैलेंस के लिए काम करने हैं आपने। अगर आप दूसरे सियासी मामला की तरह ही इस पकीजा जो है हमारा ये प्रोफेशन है, अगर इसको ऐसे करेंगे तो फिर तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब ये नोट करें कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें कानून बनाने वाले और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले वो कितने ईमानदार होने चाहिए, तभी आपका मुल्क तरक्की करता है। बिल्कुल, अगर आप खरीदो फरोख्त में चलेंगे और मामला को ऐसे चलाते रहेंगे तो मुल्क के बकाया इदारों की तरह आप भी वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ईमान मिजारी का केस जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में था। नाज़, उस पर भी मैं अपने मेहमानों से पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। कैसर, आपने सुनी है खबर, क्या है तफसील, किस तरह से देखती हैं इसको? देखिए, इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, एक मुझसे सी, क्योंकि बीइंग वकला आई डोंट वांट टू साउंड पार्शियल, लेकिन कुछ चीजें मैंने जिनका मुशाहिदा किया है वो मैं सबके सामने रखना चाहूंगा। जी जी। वो ये है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब इज अ लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर बने थे, वाज ऑलरेडी अ मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। ठीक। इस दफा वो लॉ मिनिस्टर हैं, डिस्पाइट बीइंग अ लॉ मिनिस्टर वो कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन, व्हिच इज इलीगल। मैं इसलिए इलीगल कहता हूं कि आप लॉ मिनिस्टर की अलाउ है? नहीं अलाउड नहीं है। पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान लीगल प्रोफेशनल बार काउंसिल एक्ट। उनके नॉमिनेशन पेपर आप चैलेंज करें? जी नहीं, चैलेंज करना इज सेपरेट थिंग, लेकिन जो बुनियादी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या उसके अलावा वकला बरादरी के रेगुलेटर्स नहीं, आप लॉ मिनिस्ट्री की रेगुलेशंस, रूल्स और पाकिस्तान बार काउंसिल रेगुलेशंस के ताबे करना चाह रहे हैं? हामिद खान साहब जो है वो सेनेटर थे, इसके अलावा वो कंटेस्ट करते नहीं, सेनेटर देखिए, जो सेनेटर होना और लॉ मिनिस्टर सिर्फ फर्क है, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, लेजिस्लेचर की पहले भी मिसालें रही हैं जी। इत्तेजाज जैसे साहब, दूसरे लोग वो एमएनए होने के बावजूद प्रैक्टिस करते थे, उनका लाइसेंस सस्पेंड नहीं होता था, बिकॉज़ दिस इज नॉट अ जॉब, इज नॉट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, व्हेयरएज अ लॉ मिनिस्टर इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, बिल्कुल। अगला मेरा ईमान मिजारी पे फाइनल कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आगे। ईमान मिजारी का जो मामला है, ये दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ मिसयूज ऑफ द लॉ। पीका एक्ट, जिसमें जो रिसेंट अमेंडमेंट भी की गई, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रिप्लेस किया एफआईए को, बेसिकली लोग वही हैं, उसी तरीके से चीजें कर रहे हैं। आर्केइक सिस्टम है, एसएचओस आईओस आम थानों से उठा के आपने इधर पेश कर दिए हैं। उन्होंने कंप्यूटर का भी इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। उनसे जब जाके आप बात करते हैं कि फोरेंसिक एनालिसिस करें, कंप्यूटर कहते हैं भाईजान प्रिंट आउट ले आए। ठीक। अब जो बंदा इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करेगा, उस इन्वेस्टिगेशन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक बिल्कुल। सेकंड है कि जो ट्रायल हो रहा है, जिस तरीके से मजोका साहब हमारे लिए बड़े इज्जत के लायक हैं, जज हैं, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल किया, जिस तरीके से उनसे इल्जामात हैं कि स्टेट काउंसिल जब मुकर्रर किया गया उसके अगेंस्ट प्लीज पेश की गई, उनको एक्सेप्ट ना किया गया, जिस तरह गैर मौजूदगी में शहादतें रिकॉर्ड की गई वो अपने सामने है, जिस तरह इक्विटल की प्ली डाली गई उसको एक्सेप्ट ना किया गया। तो ये सारी की सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में भी और प्रोसिक्यूशन में भी रोजे रोशन की तरह आया है, और हम सबके इल्म में है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स ने कहा जाना है। बिल्कुल ठीक है। चीमन साहब, आपने भी खबर सुनी है, मैं मुख्तसर आपका इसके अंदर कमेंट चाहूँगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम कहते हैं कि उन्होंने तो जाहिर है मामला सस्पेंड कर दिया, लेकिन आप समझते हैं कि आम जो हमारे क्रिमिनल केसेस हैं उसके अंदर भी कई लोग इस तरह के हैं कि जो बेचारे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। इसके अंदर भी फैक्ट्स यही थे कि एब्सेंस के अंदर शहादत हो गई, उसके अंदर उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा जनाब ये मेरी एब्सेंस में शहादत हुई है तो आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। हाई कोर्ट के अंदर रिवीजन गई, रिवीजन के अंदर उन्होंने जाहिर है उसके अंदर नोटिस किए, लेकिन प्रोसीडिंग स्टे नहीं की ट्रायल की। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग भी स्टे कर दी और हाई कोर्ट को डायरेक्शन भी दे दी कि आप पहले इनकी निगरानी जो है रिवीजन पिटिशन जो है उसको, क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन को, उसको डिसाइड करें। तो आप समझते हैं कि आम शहरी इतनी दूर तक जा सकता है? रोज़मर्रा के इस तरह के तो बेशुमार मामलात हैं, वो लोग उधर ही
बैठ जाते हैं। हाँ जी, बस ये है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स में ज़ाहिर है इस तरह के लकूनाज और इस तरह के गैप्स रह जाते हैं। हम खुद देखते हैं, हम प्रैक्टिस में हैं, हमें। अरे मैं और बात करता चलूँ भाट साहब, ये क्या कहना, अब जो ट्रायल जजेस हैं उन्होंने ख्याल करना होता है इन चीज़ों का। ये जो गैप्स और लकूनाज होते हैं, हम खुद अभी रिसेंट एक केस में मैं खुद इसका विक्टिम हूँ तकरीबन, समझ लें, या मेरे जो क्लाइंट हैं वो हैं, कि इन लकूनास को दुरुस्त करने में जितना वक्त और जितना खर्च हो जाता है साइल का, उसका एहसास नहीं होता लोगों को। इतना एक जो जिस तरह ये है, ये तो ट्रायल जज को ख्याल करना है कि यार कोई इस तरह का बड़ा जो है ग्लेरिंग जो है ओमिशन या उस तरह का एरर ना हो जाए, वरना आपको सुपीरियर कोर्ट में जाना पड़ता है। उसका एक प्रोसीजर है, उसकी एक ज़ाहिर फीस है, उसके एक्सपेंसेस हैं, उसका फिर वक्त है। अभी आप ऊपर तो चले गए, अभी आपने स्टे भी ले लिया, अब आप देखें ना, स्टे हो गया, नीचे वाला ट्रायल तो लॉयर्स थे वो चले गए, उनकी जाहिर है कि इन्फ्लुएंशियल थे। ये जाहिर है, ये तो डिफरेंट नोयत का है। आपने पूछा कि आम आदमी के लिए कहाँ सर बड़ा मुश्किल होता है, पर नीचे ट्रायल को रुक जाए, देखे ट्रायल का रुक जाना भी कौन सा कोई बहुत बड़ी कामयाबी है। देखे ना, ओवरऑल पिक्चर को सामने रखे ना, ट्रायल ने किसी ना किसी वक्त तो फिर चलना है। अब उतनी देर तक सुपीरियर कोर्ट में मामला चलता रहता है। सुपीरियर कोर्ट्स में भी आपको पता है बहुत ज्यादा बर्डन ऑफ वर्क है, उसमें भी बड़े चैलेंजेस होते हैं। बेंचेस हैं, टूट जाते हैं, नया बेंच आ गया, कई दफा दो तीन दफा बहस करनी पड़ जाती है, दूसरे वकील साहब पेश नहीं हो सके, वगैरह वगैरह। उतनी देर तक नीचे वाला ट्रायल भी अगर सस्पेंड हो जाता है तो वो खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। फिर एक वक्त ऑर्डर आएगा, फिर यहाँ से दोबारा चलेगा मामला। बहुत डिफिकल्टीज हो जाती हैं। मैं तो यही कहूंगा सर, देखें, एक अर्ज कर सकता हूँ कि बहुत ज़रूरत है ट्रायल जजेस को सिविल एंड क्रिमिनल साइड पे कि प्रोसीजर के एस्पेक्ट्स को जो है उसका ख्याल करें और उसमें ध्यान दें कि ये चीज़ें, ये लकूनास, गैप्स ना रह जाएं। लोगों को इनको छोटे छोटे इंटरम मैटर्स को दुरुस्त करने में बहुत साल लग जाते हैं। बहुत साल लग जाते हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा। इसके अंदर हमने ये भी खबर एक देखी, दूसरा एक पहलू है कि यूरोपियन यूनियन के गालिबन नॉर्वे के एम्बेसडर थे, वो प्रोसीडिंग देखने पहुँच के। ये इंटरनल मामला था, इसके ऊपर कंसेंसस है कि आप इंटरनल मामलात के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस तरह से, ना उनका कोई चेक था, ना कोई ह्यूमन राइट कमीशन था, वैसे तो अपने तौर पे ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। तो ये उनको उस तरह से आना चाहिए था। फॉरेन ऑफिस ने इस चीज़ का नोटिस भी लिया और लेटर भी लिखा है उनको। गालिब, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ शायद वो भूले भटके वहाँ घूमने फिरने आ गए होंगे। उनसे पूछना चाहिए था कि आप क्यों वहाँ पहुँच गए, आपका क्या वहाँ पे ताल्लुक था, आप क्यों आए वहाँ पे, किस वजह से आप आए। देखिए जी, आप जो अपनी जॉब कर रहे हैं उसी में इंटरेस्ट लें, उसी के मामला देखें। आप क्यों इधर इस तरह के मामला करते हैं जो हाईलाइट बने। तो मैं ही समझता हूँ कि उनको अपना काम करना चाहिए था, ना कि उनको इंटरफेरेंस करना चाहिए, ना अपनी अपीयरेंस दिखानी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है नाज़िर, इदारे गालिबन आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिले या हाई कोर्ट से मिल जाता है, मानती हैं बात कि कुछ इस्लाह की ज़रूरत है, कुछ मामला जो है बेहतर होने चाहिए, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन इर्तिका का मरहला है, इसको आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम ही तय करना पड़ेगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।